के संस्मरण लेकर हम आपके पास वापस लौट आए हैं। दादी प्रकाशमणि एक ऐसी विभूति जिनके नाम में ही एक अजीब सी कशिश है। उनका नाम सुनकर ही बहुतों को लगता है कि उन्हें एक बारी देखना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। उस महान अभिव्यक्ति को आपके सामने अनुभवों के रूप में प्रस्तुत करने की ये छोटी सी कोशिश हम कर रहे हैं। आज इन्हीं अनुभवों को साझा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर प्रताप मिढ़ा हैं, जो ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के ट्रस्टी हैं और साथ में ग्लोबल हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। उनसे दादी जी के अनुभवों के कुछ झलकियां हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आइए सुनते हैं उनके अनुभव दादी जी के संग के। डॉक्टर साहब, आपका आज के कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद, मुझे अच्छा लग रहा है। दादी जी के साथ आपका काफी लंबा अनुभव रहा है। ग्लोबल हॉस्पिटल के शुरुआत से लेके दादी जी के अव्यक्त होने तक 2007 तक भी, और मैं समझता हूँ उससे पहले भी आप दादी जी से बहुत बार मिले होंगे। मगर क्योंकि आप मधुबन में इतने समय से रहे, ग्लोबल अस्पताल को बने हुए अभी 25 साल हो गए हैं, तो काफी लंबा समय मधुबन में दादी जी के साथ रहने का, उनके अंग संग रहने का मौका मिला। और गौरतलब बात यह भी है कि ज्ञान सरोवर कैंपस बनने से पहले ग्लोबल हॉस्पिटल का निर्माण हुआ, जो पांडव भवन के तुरंत बाद जो यज्ञ का एक्सपेंशन में एक नई कड़ी कह सकते हैं वो जुड़ा। तो उसके शुरुआत से आप दादी जी के साथ रहे हैं, तो आपने बहुत कुछ अनुभव दादी जी से लिए होंगे। मगर मैं पहला प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि दादी जी से आपकी पहली मुलाकात कब हुई? जो मुझे एक बात याद आती है, वो मेरी पहली विजिट थी मधुबन की। मैं पढ़ता था मेडिकल कॉलेज में, तो थोड़ी सी छुट्टियां थी तो मैं आया यहाँ पर। बारिश के दिन थे, बहुत थोड़े लोग थे, तो सबसे मेरा पहली बार ही मुलाकात हो रही थी। क्योंकि पहले कुछ प्रोग्राम्स में मिले होंगे तो वो बहुत दूर की मुलाकात होती है जी। तो दादी जी से जब मैं मिला तो पहली बात ही जो मुझे सुनने में लगी, अरे इतने वर्ष लगा दिए आपने आने में। तो मुझे खुद को भी लगा कि देखिए मेरी कोई इंतजार कर रहा है। मुझे लगा कि जैसे कुछ उन बातों में इतना एक्सपेक्टेशंस है, आपसे अपनेपन की भावना लगती है। तो मुझे लगा कि देखिए यहाँ अब मुझे और नहीं मिस करना जो मैंने पहले मिस कर दिया है। तो वो 4-5 दिन में रहा, बड़ा एकांत का समय था, बहुत थोड़े थे, तो सब बड़े भाई बहनों से मिलने का अवसर भी मिला और दादी जी को दूर से देखने का जो चांस मिला कि दादी जी कैसे बड़ी विनम्रता से, बड़े प्यार से सारा कारोबार चल रहा था। आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन सब कुछ जैसे स्वतः ही चल रहा था। जैसे आपने कहा ये पहली मुलाकात थी आपकी और दादी जी ने ये कहा कि आप इतने समय बाद आए हो। अब क्या कुछ और सा नहीं महसूस हुआ ये सुनने में कि भाई इतने समय बाद आना? नहीं, वो पहले तो लगा कि अरे इतने साल लगा दिए, तो जैसे मुझे लगा कि मैं शायद थोड़ा कम स्पीड से चलने वाला पुरुषार्थी था। मैंने कुछ ज्ञान को अच्छी तरह से समझा नहीं था, ईश्वरीय ज्ञान को। लेकिन फिर मुझे लगा कि देखिए जो पास्ट हो गया वो तो है, लेकिन इस समय तो आपको ये जो इंस्पिरेशन मिली है इसका आनंद लेना चाहिए और फिर ये एश्योर करना चाहिए कि आने वाले वर्षों में इतना गैप नहीं आए, मैं जल्दी से अपने घर में आऊं, क्योंकि मधुबन हमारे लिए अपना घर है जी। बाबा का कर्म भूमि थी। बाबा ने जैसे इस स्थान को विशेष रूप से अपनी वाइब्रेशन से पावरफुल बनाया था जी। हम सब लोग यही समझते थे कि मधुबन जैसे इट्स लाइक होम कमिंग। जी, तो आप अपने घर पे वापस आए हैं और तब दादी जी की आपकी पहली मुलाकात थी। दादी जी के बारे में अक्सर हम ये सुनते हैं कि दादी जी एक ऐसे लीडर थे जो कॉमन दुनिया में नहीं देखे जा सकते थे। वो किसी कंपनी के सीईओ की तरह या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के चीफ की तरह संस्था को नहीं चलाती थी। उनके लीडरशिप की क्वालिटीज़ अलग थी, उनकी कुछ विशेषताएं थी जो उनको मैं ऐसा कहता हूं कि एक आउटस्टैंडिंग लीडर के रूप में पेश करती थी। तो अपने आप को कैरी करना और अपने इन विशेषताओं को जो दादी जी के अंदर थी वो कैसे एक्सप्रेस करती और आपने क्या विशेषताएं उनके अंदर देखी? मैं ये समझता हूँ कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं या रिलीजियस लीडर्स हैं उनसे आप मिलते हैं तो ऐसा लगता है ठीक है मिले हैं, आप जैसे उनसे प्रभावित हो जाते हैं जी। लेकिन जब दादी जी से मिलते थे उनकी विनम्रता, उनका आरा, उनका जो बात करने का तरीका था उससे अपनेपन की महसूसता होती थी
और दूसरा ये लगता था कि कोई आपके ऊपर भारी नहीं हो रहा है जी। आपको लगता था जैसे कोई बात आपसे कही भी जाती थी इतनी जैसे अनएज्यूमिंग वे में कही जाती थी। दादी जी की विशेषता ये थी कि वो, जैसे मैं ये कहूँ कि उनकी पर्सनालिटी इतनी विशाल होते हुए भी वो सबको जो सम्मान देती थी, सबके प्रति जो उनका समभाव था, और सबको जैसे सबके रोल को भी महत्व देती थी जी। क्योंकि ये मुझे महसूस हुआ जब मैं यहाँ पूरे समय के लिए आया, 91 में आ गया था। उससे पहले मैं जब हॉस्पिटल का निर्माण शुरू हुआ तो बीच बीच में लगभग हर मास ही आता था। कभी दादी जी की तबीयत ठीक नहीं होती थी तो भी उनसे मिलने जाते थे। मैंने देखा एक विशेष उनमें ये थी कि उनका व्यक्तित्व, कभी भी आप उनसे मिले तो आपको वो फीलिंग आती थी कि एक शक्ति भी है, प्रेम भी है, आनंद भी है, विनम्रता भी है, अपनेपन की भावना भी है, और जैसे जो अंग्रेजी का शब्द है वो महसूस होता था जी। और बिना बोले भी, बिना कुछ कहे भी आपको प्राप्ति होती थी उनसे। जी, ये जो आप कह रहे हैं कि बिना बोले भी लोग फील करना उनसे, मुझे याद है बहुत बार जब दादी जी डायमंड हॉल में प्रोग्राम में आते थे या फिर मुरली क्लास से पहले भी आते थे, मुरली क्लास के दौरान आते थे, तो जैसे ही दादी जी स्टेज पर प्रवेश करें वो बिना कुछ कहें, बस उनके आने मात्र से ही एक, अगर 20,000 लोग बैठे हैं ऑडियंस में या उससे भी ज्यादा लोग भी बैठे हैं तो वो मूव हो जाते हैं, उनको एक कनेक्शन महसूस होता है कि जैसे हमारी दादी जी हैं। तो ये एक इट वाज समथिंग नेचुरल विद हर। वो उनकी ग्रेस थी एक, उनसे जो हमें महसूसता होती थी वो महसूसता एक शक्तिशाली व्यक्तित्व की होती थी, साथ में जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती थी वो बहुत बड़ी होती थी। और दादी का मैंने ये देखा जब हॉस्पिटल भी बन रहा था या ज्ञान सरोवर भी बन, वो हर चीज में रुचि लेती थी, हर चीज में ध्यान देती थी, और कभी कभी वो कुछ ना कुछ सुझाव भी देती थी। तो ये मुझे लगा कि जैसे एक इंटरेस्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन जैसे परिवार होता है, परिवार में हर सदस्य की भलाई में उनका इंटरेस्ट रहता था, उनकी रुचि रहती थी। और जब रुचि रहती है तो आपके साथ जो लोगों का डिस्टेंस है वो समाप्त हो जाता है। जब आप मेरे में रुचि लेते हैं या मैं आप में रुचि में लेता हूँ तो लगता है कि देयर सम बॉन्ड इज देयर, एक पर्सनल कनेक्ट है। नजर नहीं आता लेकिन वो बॉन्ड दादी के साथ बन जाता था। जैसे आप अभी बता रहे थे कि हॉस्पिटल के शुरुआत से दादी उसमें भी इंटरेस्ट लेते थे। 1990 से हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ और उसी समय से आपका आना जाना हुआ। आप हरियाणा गवर्नमेंट में काम करते थे, एक ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन पे थे, उसे छोड़कर आपको यहाँ आना पड़ा। तो दादी जी का इसमें क्या रोल था? देखिए, दादी जी की जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग मुझे याद है, उससे यहाँ आने से पहले भी एक बार हम लोग कुछ कैंपेन पे गए थे, हेल्थ अवेयरनेस का कैंपेन था, मनाली की बात थी। मुझे कुछ गिर गया मैं स्कूटर से और फिर भी मैं अपने सेवा में बिजी रहा। लेकिन जब मैं वापस आया चंडीगढ़ में अपने सेवा स्थान पे, अपने हॉस्पिटल में, तो लोगों ने मुझे कहा आप तो लिंप कर रहे हैं। तो फिर मुझे रेस्ट करना पड़ा, बैक पे इंजरी थी। मैंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, लेकिन दादी जी का एक पत्र आया मुझे उस समय कि देखो, घर में हमेशा सूचना देनी होती है कि आप स्वस्थ नहीं हैं, आपको कुछ तकलीफ हुई है, तो सूचना तो देनी चाहिए ना। आपने सूचना भी नहीं दी। उनका बहुत प्यार से भरा मुझे पत्र आया, टोली का बॉक्स आया। तो मुझे लगा, देखो, हम जैसे समझते हैं कि भाई घर है हमारा, लेकिन घर को व्यवहारिक रूप में लाने वाली तो दादी जी। उन्होंने घर का सदस्य समझा और ये प्रेरणा दी कि आपको सूचना देनी चाहिए। तो ये जो उनकी विशेषता थी। तो जब मैं मधुबन में आ भी रहा था, मुझे जब निमंत्रण आया हॉस्पिटल का, तो मैंने किसी से पूछा नहीं। कभी मुझे ये नहीं हुआ कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, लेकिन मुझे जाना ही है, निमंत्रण आया है। और जैसे होता है, मुझे तो बहुत पहले ही आने के लिए कह दिया, मैंने कुछ आने में देरी लगाई। लेकिन ऐसा लगा कि चलिए अब चलते हैं, अब हमारा रोल शिफ्ट हो रहा है। जी। वैसे दादी जी के बारे में आपने जो अनुभव अभी अभी सुनाए हैं, हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन के बारे में जब बात की जाती है
तो आबू में उस समय पर कोई हॉस्पिटल नहीं था और इनफैक्ट सिरोही ज़िले में भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत कम थे। माउंट आबू में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होते थे, बहुत सारे बीके भाई बहने बाबा मिलन के लिए आते थे और इतना बड़ा आना जाना होने के साथ साथ माउंट आबू इतना बड़ा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन था और अभी भी है और दिन ब दिन टूरिस्ट की संख्या बढ़ती जाती। तो हेल्थ केयर के प्रति दादी जी के मन में क्या संकल्प थे, क्या विचार था? ग्लोबल हॉस्पिटल की स्थापना से पहले के क्या प्रेरणाएं थी उनके मन में? दादी जी के मन में यही रहता था कि हम जो कुछ भी करें उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। उनके ध्यान में रहता था कि डॉक्टर्स अच्छे होने चाहिए। फिर उनको ये भी लगता था कि ठीक है, आप माउंट आबू में रहने वालों की सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन जो साधारण लोग हैं जो यहाँ नहीं पहुंच पाते उनकी सेवा करें। मुझे याद है वो डॉक्टर विनय लक्ष्मी को बहुत एनकरेज किया करते थे, बहुत प्रेम देते थे, इसलिए कि वो गांव में जाती थी, गांव के लोगों की सेवा करती थी। जब कभी हम दादी जी को बताते थे कि गांव के लोग आए हैं, उनकी हमने कैटरेक्ट सर्जरी की है या उनके, तो दादी जी उनसे खुद मिलने के लिए भी आती थी, उनको फल भी देती थी, कभी कभी हम उनके साथ पिक्चर्स भी खिंचवाते थे। मैंने ये देखा दादी शुरू शुरू में इसलिए भी आती थी कि हम सब नए थे जी। हम जो भी काम कर रहे थे, नए नए आए थे, सब लोग अपने घर छोड़ के आए थे, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट छोड़ के आए थे। तो दादी को लगता था पता नहीं ये आराम से है कि नहीं है। कभी कभी वो आके पूछते थे कि आपको खाना पसंद आता है कि नहीं आता जी। कभी वो अपने अनुभव भी शेयर करते थे। मुझे याद है एक बार दादी ने ये कहा कि देखो, जब आप 3 या 4 एक रूम में रहते हैं तो कभी कठिनाई भी आती होगी, एक दूसरे का ध्यान, मतलब इतनी सिंपल सी बात भी दादी के ध्यान में आती थी कि दादी ने फिर अपना पर्सनल एग्जाम्पल भी शेयर किया। देखो, मैं और मोहिनी बहन एक रूम में रहते हैं, तो मोहिनी बहन को पंखा चाहिए और मुझे नहीं चाहिए, तो मैं अपने बेड को कॉर्नर में लगा दिया। मैं मुझे सुबह नींद जल्दी खुल जाती है तो मुझे मुरली पढ़नी होती है, तो कभी कभी तो मैं टार्च से भी मुरली पढ़ती हूँ। तो मैंने ये सोचा, देखो जो साथ में रहते हैं उनका ध्यान इतना रखना, ये भी दादी को जैसे हमें सिखाने का छोटी सी सिंपल बात है, लेकिन इस बात से संबंधों में कितनी मधुरता आती जी। और संबंधों में मधुरता आने से ही हम साथ में संगठन में कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ये कम्युनिटी लिविंग थी, हम सब के लिए नया अनुभव था जी। हम सब अकेले रहने वाले थे, लेकिन यहाँ आके सब संगठन में रहते थे, एक साथ खाना खाते थे। तो ये छोटी छोटी बातें भी दादी के ध्यान पे रहती थी। वो समझते थे कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन बातों पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है जी। और एडमिनिस्ट्रेशन में भी वो मदद करते थे, पूछते थे। मुझे कभी कभी आराम से बुला के पूछते थे, अच्छा आपके फाइनेंस कैसे चल रहे हैं आपको, और मिलते थे वो हमेशा। उनकी ये विशेषता थी कि दादी कभी भी फ्री होती थी तो हॉस्पिटल में आ जाते। जैसे आपने कहा कि हॉस्पिटल पहला कैंपस था पांडव भवन के बाद जी, तो उसकी हमें बहुत एडवांटेज मिली, बहुत प्रिविलेज मिली जी। कि उस समय दादी का अटेंशन हमारे प्रति काफी रहता था और दादी को ये लगता था कि ये लोग आए हैं तो ये आराम से रहेंगे तो अच्छी सेवा भी कर पाएंगे। और कभी कभी उनको ये भी लगता था कि कोई कठिनाई हो तो मुझे आके बताएं ना जी। हम लोग कभी हिचकिचाते थे, लेकिन दादी खुद पूछती थी। मुझे एक बार याद है, हमने नीचे ये छोटा सा हॉस्पिटल खोला था जीवी मोदी, तो उसमें आई पेशेंट्स आते थे जी। तो शांतिवन के किचन से भोजन आता था, मुझे डॉक्टर सुधीर ने शेयर किया। हालांकि डॉक्टर सुधीर ब्राह्मण परिवार में इतने गहरे रूप से नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी फैमिली समझते थे। तो उनको कुछ भोजन में समस्या आ रही थी पेशेंट्स के जी। तो दादी जी से डायरेक्ट ही जाके मिले, तो दादी जी ने कहा ये समस्या आपको आएगी नहीं। तो उन्होंने उसी समय किचन के लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया कि डॉक्टर सुधीर जब भी कहें, जैसे भी कहें, जितने पेशेंट्स के लिए भोजन चाहिए मिलेगा जी। तो वो ध्यान देते थे हर चीज पे। ये जो अटेंशन टू स्मॉल डिटेल्स है, माइन्यूट डिटेल्स है, वो दादी जी का एक बहुत विशेष गुणों में से एक था। जैसे आपने कहा दादी जी एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प करते थे। मैं समझता हूँ एक लीडर होने के नाते उन्होंने बहुतों को अपने जैसा बनाने की कोशिश की और दूसरों को ट्रेन भी किया। तो आप स्वयं एक कुशल प्रशासक हैं और इतने समय से आप एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई देखते हैं। ग्लोबल हॉस्पिटल का इतना बड़ा एक्सपेंशन हुआ है, इतने यूनिट्स हो गए हैं, इतना सब एक्सपेंशन होते हुए आपने दादी जी से, उनके लाइफ से बहुत सारी प्रेरणाएं ली होंगी। ऐसी क्या चीजें थी जो आपके लिए प्रेरणादायक हैं?
सबसे बड़ी विशेषता मैंने जो देखी थी दादी में, वो सबको सम्मान देते थे, रिस्पेक्ट देते थे। कभी कभी हम लोग देखते थे कि दादी जी कहीं राउंड लगाने के लिए जाती थी, पांडव भवन में भी उनके साथ भी कभी हम जाते थे। दादी जी कभी भी किसी से कुछ कहते नहीं थे उस समय। अगर उनको किसी को कुछ कहना भी होता था तो अपने ऑफिस में बुलाकर प्रेम से उनको सुनाते थे कि देखो भैया, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इस बात पे भी ध्यान देना। और दूसरी बात ये थी कि मुझे एक बार उन्होंने जैसे बहुत बड़ी बात कही, जो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी है। कभी कभी हम जो है ना ऑफिशियल ज्यादा बन जाते हैं जी। ऐसा लगता है कि अब कारोबार है तो कारोबार पे ही फोकस हो जाता है। लेकिन दादी हमेशा ये कहती थी कि जो लोग कारोबार करने वाले हैं उन पे भी आपका ध्यान होना चाहिए। सिर्फ कारोबार पर ही नहीं, बिजनेस पे नहीं, सिर्फ वर्क पे नहीं, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं, जो आज दुनिया में सब लोग मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में ये कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स है जी। तो उस ह्यूमन रिसोर्स का ध्यान रखना मैंने तो दादी जी से सीखा जी, कि कैसे हम लोग न केवल काम करें, लेकिन जो काम करने वाले हमारे साथी हैं उनका भी ध्यान रखें जी। उनकी कठिनाइयों को भी समझें और उनको भी लगे जैसे उनके कार्य की वैल्यू है। वो दादी से मैंने सीखा। मुझे याद है कि दादी जी हमारी हर बात को महत्व देते थे। एक बार ओम निवास में कुछ कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा था, रविवार का दिन था, बारिश भी हो रही थी, तो मैं भी ओम निवास में चला गया। दादी जी देख रहे थे बड़े ध्यान से, तो मैंने दादी जी को ऐसे ही कहा लाइटली कि दादी, आज तो इतना अच्छा मौसम है, बारिश भी हो रही है, आज तो घूमने जाना चाहिए। तो दादी ने तुरंत जैसे उसी समय फोन किया, वहीं से फोन करवाया, अच्छा उसको फोन करो, गाड़ी का अरेंजमेंट हो, टोली का अरेंजमेंट हो, सबको बुलाओ, सब चलेंगे। एंड विद इन एन आवर वी वर इन द बस, बारिश में घूमने के लिए जी। तो आप सोचिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन का हेड ये समझता है, और सब लोग कहते हैं यहाँ आकर परिवार की अनुभूति होगी। ये केवल ईश्वरीय विश्वविद्यालय नहीं है, लेकिन ईश्वरीय परिवार भी है। वो जो परिवार की फीलिंग आती थी वो दादी की स्पॉन्टेनिटी से आती थी जी, कि वो ये नहीं सोचते थे कि भाई किसने कहा है और कब कहा है, लेकिन उस बात को महत्व देते थे कि क्या कहा गया, तो वो उसको फिर तुरंत वो एक्शन में लेते थे। तो ये जो चीजें हैं दादी जी के जीवन से आप देखते हैं, सभी को देखकर आज जो हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जिन्होंने दादी जी को कभी देखा नहीं है, दादी जी के अनुभवों से वो दादी जी को देखने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी के लिए कुछ ऐसी प्रेरणाएं हैं जो आपने रिसीव की हैं और वो शायद उनके लिए भी फायदेमंद हो, हर किसी के लिए फायदेमंद हो ऐसा? दादी जी से जब भी हम सुनते थे, कभी उन्होंने ये नहीं कि मैं ये करती हूँ जी, हमेशा ये कहते थे, वो जैसे अपने आप को डिटैच कर लेते थे जी। दादी करती है या बाबा करवाता है, कभी दादी ये नहीं कही कि मैंने ये किया है। और दूसरा जो आपने भी बात पहले कही कि दादी जी देखती थी कि इनमें पोटेंशियल है, इनको आगे बढ़ाया जा सकता है। अब इतनी बहनें दादी ने तैयार की, इतने सेंटर्स की सेवा आरंभ हुई। मुझे याद है 1969 में जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए, तब ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्वरूप क्या था, और आज हम जो स्वरूप देखते हैं, पूरे विश्व में भी जो सेवा का विस्तार हुआ है, दादी ने वो ह्यूमन रिसोर्स पे ध्यान दिया जी। सबको जैसे जो उनमें विशेषताएं थी, किसी से भी आप पूछेंगे, बड़ी बहनों से या छोटी बहनों से, तो उनको दादी जी से जैसे एक इंस्पिरेशन मिलती थी। एक ऑर्गेनाइजेशनल क्वालिटीज होती हैं, वो बहुत फर्म थी अपने डिसीजंस में। मैंने ये देखा था, जो डिसीजन ले लेती थी, चाहे ज्ञान सरोवर बना या शांतिवन बना या और बाहर भी जो विस्तार हुआ है जी, बाहर भी हम देखें जो सेवा स्थान बने, जो रिट्रीट बने हैं, दादी सबको प्रोत्साहित करती थी, एनकरेज करती थी। और वो सोचते थे कि उनका शायद वो भविष्य दृष्टा थी, उनके ध्यान में रहता था कि सेवा बढ़ने वाली है, तो सेवा जब बढ़ने वाली है तो उसके लिए विस्तार तो करना होगा, हैंड्स भी चाहिए होंगी। एक बार मुझे ये भी बात ध्यान में है कि मैं यहाँ नहीं था जी, लेकिन दादी जी सबसे मिलने आए, तो बहनों का बहुत बड़ा ग्रुप है हॉस्पिटल में, दादी के सामने सब बैठ गए। तो दादी को लगा ये सब बहनें हॉस्पिटल में क्या कर रही हैं जी, इनको तो सेंटर्स पे होना चाहिए। तो दादी ने, मैं जब वापिस आया तो दादी ने मुझे एक लाइन में इतना ही कहा कि जहां भाई लोग सेवा कर सकते हैं वहां बहनों को नहीं लेना, बस इतनी ही बात कही जी।
और कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसमें मैसेज मुझे मिला कि जो बहनों का रोल है संगम युग में, इस पुरुषार्थी जीवन में, वो शायद सबको जो पालना करने का है, शिक्षा देने का है, सेवा में विस्तार, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है जी। तो मैंने उस बात को समझा और उस बात को मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ। तो उनकी विशेषता थी कि वो जो सामने व्यक्ति है उसको जो रिस्पेक्ट देने की बात मैंने कही। रिस्पेक्ट का अर्थ ही ये होता है कि यू ट्रीट द होल पर्सन जी। आप उसकी भावनाओं को भी समझें, उनकी जो अपेक्षाएं हैं उनको भी समझें, उनके इमोशनल कंटेंट को भी समझें। तो यही दादी जी की विशेषता थी। वो इतने बड़े होते भी जैसे हर बात को ऐसे लेते थे जैसे बहुत लाइट। जी। कभी भी मैंने ये नहीं देखा। मुझे एक और बात याद आती है, हम लोग एक बार घूमने चले गए जी। उन दिनों हम सब लोग मधुबन में भोजन करते थे। तो देरी हो गई तो मुझे पता लगा कि दादी जी के पास हमारी शिकायत जाएगी। जी। तो मैंने दादी जी को कहा कि दादी जी सॉरी, हमें देरी हो गई थी, हमने सूचना नहीं दी। हालांकि वो सब मेरे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं निमित्त था तो मैंने दादी ने मुझे कहा अच्छा मेरे को सॉरी नहीं को, भोली दादी को जाके बोलो सॉरी। जी। भोली दादी भंडारे की इंचार्ज थी। तो भाव ये कि वो समझती थी कि हर आत्मा का रोल है जी, और हर आत्मा की विशेषताएं हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि दादी जी जैसा व्यक्तित्व जो लीड भी करता था, फर्म भी थी। मैंने एक बार फिर देखा कि किसी भाई ने कुछ भूल हो गई थी उससे, तो वो रो रहा था, लेकिन दादी जी अपने डिसीजन पे फर्म थे जी। कि आपको अपने आप को चेंज करने के लिए यहाँ से कुछ समय के लिए बाहर जाना है। नहीं तो कोई जिस तरह से वो कर रहा था, मुझे लगा कोई और होता तो विचलित हो जाता। लेकिन दादी जी वो स्टैंडिंग लाइक ए रॉक। वो फर्म भी थी। जहां तक नियमों की बात आती थी, मर्यादा की बात आती थी, दादी उसको बहुत महत्व देती थी। एक लव एंड लॉ का जो परफेक्ट बैलेंस था। हम लोग ये सोचते हैं कि ये जो कारोबार है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी भी कितनी बड़ी जवाबदारी है जी। और जवाबदारी निभाते हुए ऐसे जो, जैसे आपने कहा कि दादी जी जब डायमंड हाउस में आते थे, हमने तो उनको बहुत नजदीक से देखा, हिस्ट्री हॉल में भी देखा जी, मेडिटेशन हॉल में भी देखा, मुरली सुनी, हमारी भट्टी होती थी उसमें भी हम जाते थे। लेकिन दादी जी का जो स्वरूप था सबको इंस्पायर करने का था। वो एक कैटलिस्ट की तरह थी। चाहे हम भाई होते थे, चाहे बहनें होती थी, और उनका जो संबोधन हमारे तरफ होता था वो इंस्पायर भी करता था, वो हमें एजुकेट भी करता था और एलिवेट भी करता था। उनकी सौम्यता, मुझे तो कभी कभी जब मैं दूर से ही देखता था तो ऐसा लगता था कि दादी जी जैसा व्यक्तित्व किसी और का हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हैं, तो दादी जी की जब हेल्थ बिगड़ी और 2007 तक भी जब दादी जी अव्यक्त हुए, तो उस समय पे भी दादी जी के साथ आपके अनुभव रहे हैं। दादी जी को करीब से उनकी संपूर्णता के समय पर आपने देखा है, तो उस समय पर आपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस किए होंगे, कुछ ऐसे अनुभव होंगे आपके पास जो उस समय दादी जी की स्टेज क्या थी, उनके बारे में आप कुछ बताइए हमें। देखिए, दादी जी की विशेषता ये थी कि कुछ पहले भी उनकी सर्जरीज हमारे हॉस्पिटल में भी हुई थी। 2 बार हर्निया की सर्जरी और 1 बार दांत की सर्जरी हुई थी। दादी जी आते थे। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो भी योगी आत्माएं हैं वो ऐसे, जैसे इस तरह की जो परिस्थिति भी आती है उसमें भी उनकी स्थिति देखने का मजा आता है। बिल्कुल जैसे स्थिर, कोई ऐसा नहीं है। मुझे याद है कि एक सिस्टम बना हुआ था दादी जी का कि भाई उनको चेकअप के लिए जाना है, या जैसे बीच बीच में डिफिकल्टीज भी आई तो, लेकिन दादी जी अपने व्यक्तित्व को बीमारी से अलग कर पाती थी जी। और जैसे हम सुनते हैं, मैं उन दिनों में जब वो बॉम्बे गए थे, जब वो क्रिटिकल केयर में थे, उनको ट्रिक्योस्टमी करनी पड़ी, वेंटिलेटर पे थे, उन सब से बाहर आए तो डॉक्टर्स ने जब दादी से पूछा कि दादी आप कैसे हो, दादी ने कहा मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो ये जैसे अपने, हम जब कहते हैं सोल कॉन्शियस की बात कहते हैं, आत्मिक स्थिति की बात करते हैं,
सिकनेस से भी अपने आप को सेपरेट करना। नहीं तो बहुत लोग क्या होता है, सिकनेस से थ्रेटेंड महसूस करते हैं, तो उनको लगता है कि हम बर्डन महसूस करते हैं। जी। लेकिन दादी जी ना तो उन्होंने इसको बर्डन महसूस किया, ना उनसे थ्रेटेंड महसूस किया। दादी जी को हमेशा ये रहता था कि मुझे अपना रोल ऐसे प्ले करना है इस वर्ल्ड स्टेज पे कि जो मैं बाबा को मैनिफेस्ट कर पाऊं जी। मुझे एक बार उन्होंने शेयर भी किया था एक गान में कि देखो, जब बाबा के पास हम जाते थे तो सबके प्रश्न समाप्त हो जाते थे, सब उनसे ले सकते थे जो। तो मैं भी यही पुरुषार्थ करती हूँ कि मेरे सामने कोई भी आए उसके सब प्रश्न समाप्त हो जाए। तो दादी जी के सामने जब हम जाते थे, उनकी जो नेचुरल स्टेज थी वो हमेशा ये होता था कि दादी जी को ये लगता था कि ये आए हैं, मिले हैं, तो इनकी लुक आफ्टर भी होनी चाहिए जी। हम लोग बॉम्बे में भी गए जब मिलने, दादी जी बॉम्बे में थी, जब यहाँ माउंट आबू में भी रहे, तो दादी जी के व्यक्तित्व से हमें वही स्नेह मिलता था, वही प्रेम मिलता था, वही अनुभूति होती थी जो जब वो नॉर्मल थे। जी बिल्कुल। अब जब आप ये कहते हैं कि दादी जी के व्यक्तित्व से ये जो चीजें मिलती हैं आपको, एज अ पर्सन जब आप इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, अपने लाइफ में उन चीज़ों को इनकलकेट करते हैं, तो दादी जी के बहुत सारे पालना के संस्कार हैं, उनसे जो पर्सनल पालनाएं मिली हैं वो सब कुछ आपको याद आते होंगे, और ऐसे बहुत सारे संस्मरण होंगे आपके पास। वो तो देखिए ऐसा होता है, इतना समय वो इतना अच्छा बीता, इतने अच्छे दिन हमने गुजारे, और दादी जी ने हमें एनकरेज भी किया हमेशा। जैसे एक कंसर्न होता था, एक कंसर्न रहता था उनके मन में कि सब संतुष्ट रहें, सब प्रसन्न रहें, सब लोग जो भी आए हैं, चाहे वहाँ उन समय जो कॉन्फ्रेंसेस होते थे उसमें गेस्ट जो आते थे, दादी जी का अटेंशन उनकी तरफ भी रहता था। पर सब कुछ देखते हुए भी मैंने एक चीज देखी, वो अपनी पर्सनल स्टडी पे बहुत ध्यान देती थी। पर्सनल जो बातों को, मॉर्निंग में अमृत वेले वो पीछे आकर हिस्ट्री हॉल में बैठ जाते थे आराम से क्वाइटली, और क्लास में भी मॉर्निंग मुरली में भी जैसे उनका अटेंशन होता था सबको इंस्पायर करने का। क्लास में कभी कभी मैं देखता था उनकी और शिव बाबा के बीच में एक डायलॉग शुरू हो जाता था मुरली सुनाते सुनाते, तो वो डायलॉग भी सुनने में इतना मजा आता कि मुझे ऐसे लगता है कि उनका जो फेथ था, उनकी जो कन्विक्शन थी, उसने हमारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किया जी। इस स्पिरिचुअल मार्ग में चैलेंजेस आते हैं, टेम्पटेशंस भी आती हैं, लेकिन जब दादी जी जैसा कोई रोल मॉडल सामने होता है तो देन यू फील एनकरेज्ड, यू फील इंस्पायर्ड, आपको लगता है नहीं ये सब संभव है। नहीं तो अदरवाइज मैं ये देखूं कि आजकल के ज़माने में इतना बड़ा लक्ष्य अपने सामने रखना, क्योंकि हमारी जो पढ़ाई है उसमें तो ये है कि मन में भी कोई व्यर्थ संकल्प नहीं आए, मन को भी कोई हिला नहीं सके आपके। वो जो मन को बनाने की बात है, हालांकि हम ये कहेंगे हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन दादी जी को देख के जैसे वो करना आसान हो जाता था। दादी हमेशा ये कहा करती थी कि देखिए आपको बैलेंस रखना है। जब हम बाहर से भी आते थे, चंडीगढ़ से भी मैं आता था, तो उनका ये एम्फेसिस रहता था। मुझे कभी कभी उन्होंने, जैसे एक छोटी सी बात है कि हम यज्ञ में कुछ सेवा करते हैं, तो दादी जी हमेशा कहते थे कुछ लौकिक परिवार के लिए भी करो, कुछ यज्ञ के लिए करो, कुछ अपने सेंटर के लिए भी रखो, और कुछ अपने लिए भी सेव करो। ये एम्फेसाइज करती थी। तो उनकी ये विशेषता थी कि वो हर बात के महत्व को समझती थी, क्योंकि जब हम दुनिया में रहते हैं और परिवार में रहते हैं तो परिवार को भी उन्होंने स्ट्रेंथन किया। ये नहीं कि लौकिक परिवार को हम साइडलाइन कर दिया या फिर लौकिक परिवार को स्ट्रेंथन किया। उन्होंने कहा कि देखिए ये ऐसी चीज है कि जो लौकिक परिवार में आपके लोग हैं वो आपके व्यवहार से परिवर्तन होंगे, वो आपके कंडक्ट से इम्प्रेस होंगे, ना कि आपके ज्ञान से इम्प्रेस होंगे। क्या कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए वो हमेशा ये अटेंशन देती थी कि हमें अपने लाइफ को हॉलिस्टिकली देखना है, ऐसे देखना है जैसे हम दोनों तरफ चल रहे हैं, परिवार को भी संभाल रहे हैं। लॉन्ग टर्म गोल उनके सामने रहता था। आपने इतनी सारी बातें हमें बताई, और मैं समझता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं वो ये सुनकर महसूस कर रहे होंगे कि वापस उस टाइम में वापस टाइम ट्रैवल जरूर किया होगा।
उन सभी दोस्तों के लिए जो दादी जी को नहीं देख पाए हैं, उनके लिए आप दादी जी का क्या मैसेज देना चाहेंगे जो वो अपने जीवन में धारण कर सकें, जिससे उनको फायदा हो सके? दादी जी की जो मुझे विशेषता अभी भी मन में छूती है, मुझे याद है एक बार दादी जी जब अव्यक्त रूप में भी आए थे तो उन्होंने कहा था कि जब मेरे को देखो तो आपको बाबा याद आए। तो ये बात जैसे बहुत है कि देखिए व्यक्ति का महत्व नहीं है, लेकिन महत्व किस बात का, हमारी धारणाओं का, हमारी मैनिफेस्टेशन किस चीज से होने वाली है, वो बाबा को मैनिफेस्टेशन। और दूसरी बात ये दादी की जो मुझे विशेष मैं समझता हूँ कि हम सबको सीखने की जरूरत है, वो है समभाव, एक रिस्पेक्ट सबके प्रति, चाहे कोई आपसे डिफर करता है, डिसएग्रीमेंट में है, उसके प्रति भी रिस्पेक्ट, उसके प्रति भी आपको वही उतना ही स्नेह हो, उतने ही आदर से आप उसको देख सकें। ये बहुत बड़ी चीज होती है कि जो आपसे डिसएग्री करता है, जो आपको चैलेंज करता है, उसके प्रति भी आपका वही भाव हो। वो धारण करने में मुझे लगता है वही हमारा सही पुरुषार्थ होना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है आपने सुनाई। ये जो आखिरी में भी जो आपने कहा, और मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट शायद प्रैक्टिस करने से ये चीज़ हो सकती है। और दादी जी एक रोल मॉडल थी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कहने की बात है, बट लीडरशिप में सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर बन के नहीं, सिर्फ एक स्पिरिचुअल लीडर बन के नहीं, एक पूर्ण संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में जो उन्होंने इस पूरी संस्था को चलाया, सभी के साथ मिलकर उन्होंने जो काम किया और हर एक को एक इंडिविजुअल अटेंशन और केयर जो दिया, वो शायद इस चीज़ से नज़र आता है। और आप सभी भी इन चीज़ों को कर सकते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। और आपके पास एक रोल मॉडल है, और सिर्फ कदम पर कदम रखने की तो बात है, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, आपने इतने सुंदर अनुभव हमारे सामने प्रस्तुत किए, और मैं समझता हूँ कि हमारे दोस्तों को भी वो एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत आनंद है, आपका धन्यवाद। दादी जी के साथ के संस्मरण हम आपके सामने पेश करने की छोटी सी कोशिश करते हैं। दादी जी ने जो अपने जीवन में दूसरों को दिया है, जो लोगों ने लिया है, वो सब कुछ आपको भी मिले, ये हमारा प्रयास रहता है। हम आशा करते हैं कि इन प्रयासों से आप भी लाभान्वित हो रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।